स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा, जिसमें कि हम आपको बताते हैं कि टैक्स से जुड़ी छोटी छोटी बातें, कुछ उलझने जो हम इस शो में सुलझाने की कोशिश करते हैं और आपके भी सवाल हम इस शो में शामिल करेंगे। लेकिन इस एपिसोड में फोकस रहेगा बजट से जुड़े अनाउंसमेंट पर। हालांकि इस बार का अंतरिम बजट था और सरकार ने आम आदमी को इनकम टैक्स में तो कोई राहत नहीं दी है या फिर कोई बड़ी घोषणा तो नहीं हुई है और अभी भी पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। इसके अलावा भी काफी सारी घोषणाएं हुई हैं। 1962 से लेकर 2015 तक के मामलों में भी टैक्स छूट की अनाउंसमेंट हुई है और युवा वर्ग, महिलाओं पर और इसके अलावा जो स्टार्टअप्स हैं उन पर भी फोकस करने की बात हुई है। इस तरह के संकेत मिले हैं, तो इन्हें हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार के बजट में क्या कुछ घोषणाएं हुई हैं, थोड़ा बहुत जो भी हुई वो हम समझने की कोशिश करेंगे और इस बजट से क्या संकेत मिले हैं आने वाले समय के लिए या फिर सरकार आने वाले बजट में क्या कुछ कर सकती है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जो साल है इसमें 2 बार बजट आएंगे। ये तो अंतरिम बजट था, इसके बाद वापस से चुनाव के बाद हम एक और बजट देखेंगे जो कि सरकार पेश करेगी, तो उसमें कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। तो उन्हीं सबको आज हम समझने की कोशिश करेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट सीए सुधीर कौशिक, जो कि को फाउंडर और सीईओ हैं taxpanel.com से। सुधीर जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। तो कल का जो बजट था हमने सुना, क्या कुछ बड़ी घोषणाएं हुई हैं उसमें? अगर ओवरऑल इस बजट को हम देखें तो इस बार का बजट कैसा लगा आपको? पूजा, मैं पहले तो धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने मुझे इसके मौका दिया कि बजट पर अपनी राय देने के लिए। एक कैडबरी का ऐड आ रहा है आजकल, इससे मैं उससे रिलेट करूंगा बजट को। उसमें आता है डूइंग नथिंग ऑल्सो हेल्प्स। कई बार जब हम कम काम करते हैं, नहीं करते हैं, एक उसमें चॉकलेट का ऐड है कैडबरी का, जब वो कुछ नहीं करता है और वो कई बार औरों का फायदा हो जाता है, तो कम करने से टैक्स पेयर की सरदर्दी खत्म है, कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा है, तो एक पीस ऑफ माइंड है। और पिछले साल क्योंकि इतना कुछ कर दिया गया था, 7 लाख की छोटी रकम नहीं है जिसको कि हम कहें। मतलब पहले जब ये सरकार इनका टेन्योर शुरू हुआ था तो एनडीए का तो 2012-13 के आसपास शायद 2 लाख की लिमिट होती थी, तो 7 लाख मतलब एक मायने रखती है और 7 लाख से भी 7.25 7.5 तक पहुंच जाती है। और अगर एक दो बेनिफिट ले लो तो वो एक तरह से आपको टैक्स, अगर आप होम लोन का बेनिफिट भी न्यू रेजिम में दिया हुआ है और आपको एनपीएस जो एम्प्लॉयर है वो भी दिया हुआ है, ठीक से प्लान करो तो आप 10 लाख तक की भी प्लानिंग कर सकते हो ताकि आपको कोई टैक्स ना लगे। लेकिन वो प्लानिंग करनी पड़ेगी, पर 7 लाख तक तो बिल्कुल खुला खुला छूट है, तो ये आसान नहीं था। बात यह है कि ओल्ड रिजिम में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, हमेशा ही करते हैं, वो तो गालिब जी का शेर हमेशा सबके ऊपर लागू है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, तो वो ख्वाहिश पे दम निकलता ही रहता है। लेकिन सरकार को जो अच्छा काम करना था वो 11 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हम कहें, जहां पर रोजगार बहुत जबरदस्त होता है देश की तरक्की होने से, जो हमारी एफिशिएंसी है, कहीं पर भी आज हम पहुंचना चाहते हैं 2 घंटे 3 घंटे, हर जगह समय कम हो रहा है, गाड़ियों की जो टूट फूट है कम हो रही है। और ये एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है जो कि इसके बिना आगे विकास होना या विकसित भारत का बनना शायद मुश्किल होता। तो एक सूझबूझ भरा बजट है। जरूरी नहीं है कि हम टैक्स स्लैब में 10,000 50,000 की कोई और छूट दें। इट्स वो होता है ना, उसको हम कहते हैं दिखावटी चेहरे, बस के वोट लेने के लिए हमने कुछ ऐसा किया, तो वो शायद कम है, तो अच्छी बात है। तो मैं तो खुश हूं बजट से। और बहुत ही एक और जो आपने बताया कि जैसे चेंजेस हुए हैं, एक बड़ा एक अच्छा रिफॉर्म किया है, इसे हम रिफॉर्म कहेंगे, सुधार कहेंगे, क्योंकि जो पुरानी डिमांड्स थी, जो हमारी 1962 65 70 पिताजी चले गए हैं, उनकी डिमांड, बेटा के पास कागज भी नहीं है और उसके लिए सवाल जवाब कैसे करें, तो वो थी मुश्किल। क्योंकि जितनी रिकवर कर सकते थे उन्होंने की भी है पुराने सालों की, लेकिन अब वो रिकवरी मुश्किल थी और उसमें छोटे अमाउंट, यानी कि शायद छोटे टैक्स पेयर को ज्यादा फायदा हुआ। और वो टैक्स पेयर का नंबर 1 करोड़, 1 करोड़ बहुत होता है। टोटली 7 करोड़ तो अब हुए हैं टैक्स पेयर, तो पुराने टैक्स पेयर को देखें तो बहुत सारे बिल्कुल लोगों को सुधीर जी, ये यही हम आपसे थोड़ा डिटेल में समझना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे थे कि 1962 तक के मामले थे जब ये अनाउंसमेंट हुआ था, तो काफी पुराने पुराने मामले भी थे। और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वित्त मंत्री ने भी कहा कि इन्हें ट्रैक कर पाना मुश्किल हो रहा था, काफी सारे सिस्टम में भी चेंजेस हुए थे।
तो उसके चलते भी कुछ एरर्स आ रहे थे, इस वजह से उन्हें ट्रैक कर पाना मुश्किल हो रहा था, सिस्टम्स में भी कुछ एरर आ रहे थे, इस वजह से इतने पुराने मामले विड्रॉ कर लिए गए हैं। इसके बारे में कुछ बताइए, ये जो 1 करोड़ करदाताओं को फायदा होने की बात की जा रही है, ये किस तरह के करदाता हैं, किन्हें ये फायदा होगा, ये हम थोड़ा समझना चाह रहे हैं। जैसे मैं हूं या मेरे को अगर मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूं, मुझे अपने पेरेंट्स से कोई एसेट मिली है तो मुझे उनकी भी रिटर्न फाइल करनी होती है। और कई बार जी उनके जी। पुराने केस भी होते हैं जब वो दुनिया से भी चले गए हैं। तो ऐसे जब हाँ। पुराने केसेस हैं या कोई देश छोड़ के ही चला गया है, बहुत लोगों को यहाँ पर ऐसा होता है कि कंट्री भी छोड़नी पड़ती है। तो इतने हम्म। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्होंने उस समय फिजिकल थे, जिसने जितने देने थे दे दिए। फिर सरकार ने खुद ही मान्यता रखी हुई है कि भैया आपको 8 साल से ज्यादा डॉक्यूमेंट रखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बावजूद आपको पुराने डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं और उसकी वजह से आपका रिफंड रुक जाए। अगर मेरा रिफंड है तो मेरा रिफंड एडजस्ट कर देते थे। तो ऐसे में लोगों को बड़ा पेन होता था, भाई मैं कहाँ से कागज लाऊं, बैंक की मेरी ब्रांच बदल गई है, बंद ही हो गई है, कई बार ऐसा भी हुआ है। तो उन जैसे कहते हैं ना जेन्युइन डिफिकल्टी, अब उसके पीछे कुछ लोगों की होगी, शायद 1% 2% वो भी होंगे जिन्होंने जानबूझ करके पैसा नहीं दिया होगा सरकार को, लेकिन ज्यादातर लोग अब इनोसेंट फंसे हुए थे उसमें। तो इसलिए हमारे पास तो हम्म। जो लोग आते थे उनकी परेशानी ये थी कि भैया कागज तो मैं दे दूं पर मिले तो सही। अब मैं कहाँ से लाऊं आपको 1970 का या 1990 का पेपर, मेरे पास नहीं है। ये कोई कैश थोड़ी, अब तो कैश भी मोदी जी ने ऐसा कर दिया है कि ज्यादा दिन पुराना रख नहीं सकते हैं, कभी भी नोटबंदी आ जाएगी। तो लोगों के इस तरह के जवाब हमें मिले थे कि ज्यादा दिन डॉक्यूमेंट भी क्या करना है। कहने का मतलब है हम्म। कि लोगों के पास उसको जस्टिफाई करने के लिए नहीं था, और दूसरा डिपार्टमेंट के पास भी नहीं था, डिपार्टमेंट भी हम्म। जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, नहीं तो वही कर देते। अब तो 26 AS आ गया है, AIS आ गया है। अब उस जमाने में तो ये सब कुछ था ही नहीं, ये तो हम्म। तब आया जब डिजिटल हुआ है। और डिजिटल करते हुए इन्होंने जो डाटा पंचिंग की है उसमें भी एरर हुई है। एक्चुअली कई लोगों की डिमांड नहीं है तो वो इसलिए मान नहीं रहे हैं। हम्म। तो इस तरह की कुछ चीजें हुई हैं। लोगों को बस फॉर्म 16 मांगते हैं, वो कहते हैं जी हम फॉर्म 16 दें, आप बताओ ना आपको हमने रिटर्न तिथि दिखाओ, तो डिपार्टमेंट के पास रिटर्न ओरिजिनल नहीं है। तो इसलिए वो बिल्कुल। डिस्प्यूट में चले, ये रियल केसेस हैं। तो इनका देखो काफी करना सारे। एक स्वागत है इसका पूरी तरह से। और बजट को हम्म। हमने तो 10 में से 9 नंबर दिए। 1 नंबर हमने मिडिल क्लास के लिए जो थोड़ी सी कहीं ना कहीं छूट दे देनी चाहिए। कई बार होता है कि हम उनको हमेशा टैक्स वसूले जा रहे हैं। कोई हाँ। 15 लाख 20 लाख कमाता है, उसका मतलब उसको एडिशनल डिडक्शन होनी चाहिए ना। 50,000 रुपए की एक NPS की है जो ATC के हम्म। ऊपर, ATC तो आप बढ़ा नहीं रहे हो, तो रिटायरमेंट की उसकी कहाँ से पूरी हो जाएगी जरूरत। तो हाँ इसलिए नहीं मेरी वो तो तो दरखास्त यही, सुनील जी, वो तो 1 नंबर उनका। हाँ हर बजट में सैलरी क्लास, मिडिल क्लास, ये तो हम हर बजट में उम्मीद करते हैं कि इस बार कुछ अच्छा फैसला हो, कुछ बड़ा फैसला हो। लास्ट ईयर हुआ था उसमें तो नो डाउट, लेकिन हम तो हर बजट में उम्मीद करते हैं, भले ही अंतरिम बजट था सरकार तो उसमें भी हम उम्मीद करते ही सरकार हैं कि कुछ सबको ना कुछ गारंटी फैसला देना, हो। सरकार की गारंटी जो है वो सिर्फ गरीब या सबसे अमीर के लिए ना हो, बीच वाले के लिए हाँ भी कुछ तो गारंटी कर दे। बिल्कुल। राइट, तो ये जो मिडिल क्लास की आपने बात की, और हम जो सैलरीड हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो उनकी नज़र तो यही होती है कि टैक्स स्लैब में क्या कुछ बदलाव हुआ है, जो कि इस बार नहीं हुआ। एक्सपेक्ट भी वैसे इतना नहीं किया जा रहा था कि उसमें कुछ बड़ा नहीं बदलाव हो, करे। लेकिन नहीं किया गया। तो मौजूदा नियम क्या है, अगर थोड़ा सा आप हमें शॉर्ट में समझा पाएं तो, और कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को। लेकिन इससे ये इस बार जो बदलाव नहीं हुआ, इससे आप क्या क्यूज ले रहे हैं, बजट स्पीच में आपको क्या संकेत मिले? क्या आने वाले बजट में सरकार, क्योंकि अभी ये फाइनल बजट नहीं था, ये अंतरिम था, चुनाव के बाद एक फाइनल बजट आएगा जो कि नई सरकार पेश करेगी, क्या उससे कुछ संकेत मिले कि वहां पर कुछ बदलाव हो सकते हैं? देखो जो मुझे लगता है कि डिमांड जिसे कहें कि पुरजोर डिमांड होती है, क्योंकि और एक हम एज ए फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट है हमें लगता है सेविंग्स को बनाए रखना चाहिए। अभी लोगों के पास ना हम्म। फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है कि वो आप उनकी सारी सेविंग्स टैक्स से हटा दो, यानी कि न्यू रिजीम को आप और बढ़ा दो, तो हम्म। वो उनको दिक्कतें आएंगी आने वाले अगले 10-20 सालों में। तो फ्यूचर को उनके सिक्योर रखने के लिए इस तरह से वो कुछ ना कुछ सेविंग कर रहे हैं ओल्ड रिजिम में आज भी। तो मेरी तो राय ये है कि वो ओल्ड रिजिम को ही कुछ स्लैब्स को और अट्रैक्टिव बना के या कुछ और डिडक्शंस को दे करके, ताकि जो लोग सेविंग करना चाहते हैं उनके पास ऑप्शंस बनी रहे। अभी क्या है, थोड़ी डिस्पैरिटी हो गई है, ज्यादा जो है न्यू रिजिम की तरफ अट्रैक्शन चली गई है। लेकिन न्यू रिजिम करने का एक फायदा है कि जो एम्प्लॉयर है उसके पास हम्म। कंप्लायंस की जो कहते हैं ना ईज ऑफ बिजनेस बढ़ गया, क्योंकि नए अब हम्म। एम्प्लॉय से ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लेने हैं, कोई अप्रूवल नहीं है, उसकी हेडेक खत्म हो रही है। तो इसलिए हम्म। न्यू रेजिम का एक फायदा एम्प्लॉयर को या सरकार को यह है कि भैया हमें कोई डिडक्शन वगैरह के लिए कुछ नहीं पेपर चाहिए, तुम्हारे को हमने वैसे ही छोड़ दिया है। तो कहने का हम्म। मतलब है
दोनों तरफ अब इसको बैलेंस कैसे करती है सरकार, कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में इन लोगों की सेफगार्ड कैसे किया जाए। और जो जहां तक टैक्स स्लैब्स हैं, वो पिछले जो स्लैब्स हैं वो काफी हद तक उसे कहेंगे मॉडरेट कर दिए गए हैं। जो न्यू रिजिम में स्लैब्स हैं 15 लाख तक अगर आप देखोगे तो वो हमारा जो टैक्स सेविंग है वो ओल्ड रिजिम से बेहतर होती है, जिनकी सैलरी बिलो 15 लाख है या इनकम जिनकी बिलो 15 लाख है। अब किसी का कैपिटल गेन है वो तो सेम रेट से ही होगा, क्योंकि वो अलग रेट से होता है, चाहे आप ओल्ड रिजिम में हो चाहे आप न्यू रिजिम में हो, उसके लिए एक सेपरेट रेट है। अगर हम इसको देखें तो मुझे लगता है जो 30% है, जो 20% रेट है ओल्ड रिजिम में, जहां हमारे पास 5 लाख से ज्यादा है या 10 लाख से ज्यादा इनकम है, वो स्लैब को अब कहीं ना कहीं जो 10 लाख वाला है उसको 15 लाख तक ले जाना चाहिए आने वाले बजट में, मुझे लगता है, जिससे कि फायदा होगा जो ओल्ड रिजिम में लोग हैं। पर इतना नहीं तो कम से कम 12 से 15 के बीच में कहीं ना कहीं करना चाहिए। और जो 5 लाख वाला है उसको भी 7 लाख पे, जैसे आपने न्यू रिजिम में किया हुआ है सेम, उसको भी रिबेट देनी चाहिए ओल्ड रिजिम में। तो मेरी तो राय यही है कि ऐसा होगा शायद, और ये जब बजट आएगा। और नहीं तो इसका एक अल्टरनेटिव है, आप एडिशनल डिडक्शन दोगे जो कि एटीसी के ओवर एंड अबव है एनपीएस की। क्योंकि एनपीएस में एक दिक्कत है, एम्प्लॉयर जो है मैंडेटेड नहीं है लाइक पीएफ कि देना ही देना है एम्प्लॉय को ये ऑप्शन। कई एम्प्लॉयर आज भी 10 साल बाद भी ये ऑप्शन नहीं दे रहे हैं एम्प्लॉयज को कि वो एनपीएस के थ्रू टैक्स सेविंग करे। 50% के करीब ऐसे एम्प्लॉयर हैं जो कंपनीज हैं जिन्होंने नहीं दिया हुआ है। तो वो एम्प्लॉयज की क्या गलती है, सरकार ने लॉ बना दिया, अब कंपनी नहीं दे रही, अब कंपनी के ऊपर उसका जोर तो चलता नहीं है। लेकिन अच्छा एम्प्लॉयर तो वो है जो ये सब दे दे उसको ऑप्शन, चाहे एम्प्लॉय कोई करता है नहीं करता है कितने परसेंट। पर अगर मेरी कंपनी में 20% एम्प्लॉय भी करना चाहते हैं एनपीएस में, तो मैं मैंडेटेड नहीं हूँ, मतलब मेरे को कोई बाउंडेशन नहीं है, कंपनी नहीं कर रही क्योंकि उसको हेडेक लगता है ये, या उसको लगता है ज्यादा एम्प्लॉय इंटरेस्टेड नहीं है। तो मेरी राय यह है कि या तो उसको मैंडेटरी कर दें कि नहीं ये भी पीएफ की तरह मैंडेटरी है, आप एम्प्लॉय को ऑप्शन दो, फिर उसके पास एडिशनल सेविंग आ जाएगी। मेरी राय ये है, जो होगा शायद कुछ ना कुछ आप देखेंगे ओल्ड रिजिम में आने वाले बजट चलिए, में। हाँ चलिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब आने वाले बजट में, जो इस साल थोड़ी निराशा तो देखिए सबको ही हुई है कि कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ, बट आने वाले बजट से फिर उम्मीदें अच्छा और भी बढ़ नहीं, गई हैं। इतनी ज्यादा जी। उम्मीदें नहीं थी वैसे, ना मुझे थी ना हाँ लोगों को नहीं थी। नहीं, वो पता था तो कि इंटरिम बजट है तो थोड़ा हाँ, सा वो, बस ये था कि इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन टाइम है, शायद कुछ दे दें लोगों के हाथ में पैसा। बस पर इसी हुआ उम्मीद में है सुधीर जी, बस इसी उम्मीद में ज्यादा कुछ शोर नहीं हुआ इस चीज को लेकर, इसी उम्मीद में कि अगले बजट में जरूर वित्त मंत्री कुछ ना कुछ तोहफा जरूर देंगी सैलरीड एम्प्लॉयज को, और उसका इंतजार रहेगा। एक और चीज अनाउंस हुई थी इस बजट में, वो था 7.5 लाख रुपए तक का टैक्स छूट सेक्शन 87A के तहत। इसके बारे में कुछ बताइए, मैं दर्शक थोड़ा समझना चाहेंगे कि ये किस तरह का, ये क्या घोषणा थी और इससे क्या फायदा होगा। ये न्यू रिजीम है, ये कोई अलग से कुछ नहीं है। उसमें रिबेट का मतलब है कि रिबेट जो न्यू हम्म। रिजीम में है वो 25,000 की है, तो अगर टैक्स बनता भी है तो उतने की रिबेट मिल जाती है। अच्छा। तो उसको आप ऐसा समझे कि जो न्यू रिजीम में है उसके अलावा वो ओल्ड रिजीम में नहीं है। ओल्ड रिजीम में 12,500 है, क्योंकि जो 5 लाख तक है वो बनता ही उतना टैक्स है, उतना जीरो हो जाता है। अगर मैं जी पांच जी। लाख 15,000 हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा, तो वो छूट नहीं मिलेगी अगर मेरी हम्म। इनकम। तो इसलिए इनकम को 5 लाख से नीचे रखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आपका नील टैक्स बने जो उसके आसपास है, डिडक्शन हम्म। लेकर के ओल्ड रिजीम में। और न्यू रिजीम में वो 7 लाख से नीचे रखने की कोशिश करें, तभी वो रिबेट मिलती है। अगर आप उससे ऊपर हम्म। चले जाते हो तो फिर वो नहीं मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि ध्यान रखना है हमारे को टैक्स स्लैब के आसपास ना हो। वो पिछले साल हुआ था, इस साल नहीं हुआ। एक तो ये भी बात मैं बता दूं, क्योंकि इस साल तो हम्म। कोई चेंज हुआ ही नहीं, डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में। तो उन्होंने हम्म। पहली स्टेटमेंट ये दी है हमारी सीतारमन जी ने कि कोई टैक्स चेंज नहीं है। तो इसका मतलब हम्म। इस साल में ये चेंज नहीं है, ये ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, और वो बाय डिफॉल्ट था न्यू रिजिम, और अब भी बाय डिफॉल्ट रहेगा। हमारे पास कुछ लोगों की ये शिकायतें आई कि मेरे कंपनी मेरे इन्वेस्टमेंट नहीं ले रही है, वो उसका फायदा नहीं दे रही है एटीसी का, तो उनको पता नहीं था कि बाय डिफॉल्ट हो गया है। तो अभी भी हम्म। जिन लोगों का बाय डिफॉल्ट अगर न्यू रिजिम में है और इन्वेस्टमेंट किया है, मेरी उनको सलाह है कि वो अपने रिटर्न फाइल करते समय क्लेम कर लें और अभी अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें अगर वो चाहते हैं तो। ऐसा नहीं है कि उनके हाथ से सब कुछ छूट गया है, तो वो हम्म। अभी भी कर दे, कंपनी ना भी ले, आपको उसका बेनिफिट ना दे, सरकार ने वो ऑप्शन आपके हाथ में रिटर्न फाइलिंग करते हुए रखी है। ऐसे कुछ लोग हैं जो फंस गए थे, जिनको नहीं आइडिया था कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है। तो मेरी उनसे हाँ। यही सलाह है कि वो रिटर्न फाइल करते समय किसी सीए की हेल्प ले लें, किसी टैक्स एक्सपर्ट की ले लें, और अपने जो क्लेम्स हैं वो ले लें, चाहे वो एटीसी हो, एटीडी हो या एटीसीसीडी हो, सब मिलेगा बिल्कुल। आपको। तो राइट, तो इसका ध्यान रखें।
और ओल्ड टैक्स रेजीम, न्यू टैक्स रेजीम का फ़र्क हमने पहले भी काफ़ी सारे एपिसोड किए हैं इससे जुड़े। आप चाहे तो वापस से यूट्यूब में जाकर वो देख सकते हैं, इसके फ़र्क को समझें और आपके लिए क्या बेहतर है इस अकॉर्डिंग डिसीजन लें। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी लोगों का न्यू टैक्स रेजीम के अकॉर्डिंग अब रिटर्न फाइल हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग टैक्स लग रहा है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए और समय रहते इसका चुनाव सही तरीके से करिए। अब आगे बढ़ते हैं सुधीर जी। और यहाँ इस बार के बजट में हमने देखा कि वित्त मंत्री ने स्टार्टअप को भी मेंशन किया जब वो टैक्स की अनाउंसमेंट करी थी। स्टार्टअप को लेकर क्या कुछ घोषणाएं हुई हैं या फिर आपको क्या संकेत मिले कि आने वाले समय में स्टार्टअप को लेकर क्या कुछ घोषणाएं हो सकती हैं? देखो, जो हमारे देश का जो विकास हो रहा है, क्योंकि अब तो ये विकासशील से विकसित देश की बात कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, और उसमें 4 स्तंभ की बात की गई है। महिलाएं हैं, जैसे वुमन है, या फिर युवा है, और तीसरे नंबर पे हमारे अन्नदाता हैं, और चौथे पे जो हमारे जो 4 स्तंभ हैं, किसान हैं। उनको जो हम कह रहे हैं कि भाई आपको हम शक्तिशाली बनाएंगे, तभी देश का विकास होगा। और उस डायरेक्शन में स्टार्टअप का जो महत्व है वो इंडिया में पिछले कुछ सालों में बढ़ा भी है। अभी आज की डेट में जो मान्यता प्राप्त है DPIIT के थ्रू, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री जो है, उसमें रजिस्टर्ड जो है वो लगभग 1,19,000 20,000 के करीब पहुंच गए नंबर। ये बहुत ज्यादा है, पहले ये नंबर काफी कम था अगर मैं कुछ सालों, तो यानी कि एक ऑलरेडी इंडस्ट्री चमक रही है। और वो स्टार्टअप की जो इंडस्ट्री है, जो नए लोगों की इंडस्ट्री है, वो चमक रही है, या उसके अंदर लोग ज्यादा जा रहे हैं। इससे क्या होता है, रोजगार क्रिएट होता है, ना कि लोग नौकरी ढूंढने जा रहे हैं, दे आर बिकमिंग सेल्फ डिपेंडेंट। और उसमें सबसे खूबसूरत बात यह कि पहले हमारे यहाँ सिर्फ IT सर्विसेज में होता था कि भाई ये जो इंफोसिस जैसी कंपनीज बनी कुछ, उनसे ही देश काफी आगे चला गया था। लेकिन अब की बार जो ये हो रहा है इनोवेशन जिसे हम कहें, या नए स्टार्टअप जो आ रहे हैं, ये डिफरेंट फील्ड्स में आ रहे हैं। कोई किसानों की मदद करना चाहता है, कोई एनवायरनमेंट की मदद करना चाहता है, कोई रोबोटिक को, टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाना चाहता है। तो जो नई पीढ़ी है, जो नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, कोई डिजिटल हमारे जो इंडिया है उसको काफी आगे ले जा रहे हैं, और बहुत ही ब्रिलियंट आइडियाज ला रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, अब वो सिर्फ इंडिया की या अपने राज्य का भला नहीं सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम ऐसी प्रोडक्ट बनाएं, ऐसी चीजें बनाएं जो मैं ग्लोबल बेच सकूं। इतना बड़ा सपना, इतनी बड़ी एम्बिशन, ये हिंदुस्तान में चेंज आया है जो हम देख रहे हैं। हमने जब ये कंपनी 2007 में बनाई थी, हम इंडिया के लिए सोचते थे। आज जो कंपनी बन रही है वो विदेशों तक पहुंचना चाहते हैं, वो सिर्फ अपने आप को, तो इतने बड़ी कंपनी, और ये यूनिकॉर्न वगैरह बन रही है, पेटीएम वगैरह कहाँ पहुंच गई हैं, दूसरी कंपनीज कहीं कहीं पहुंच भी रही हैं दूसरे देशों में। और खासतौर पे प्रोडक्ट ऐसी बनाए क्योंकि वहां से पैसा बनाना थोड़ा ज्यादा आसान है। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, दिक्कत आती है कि लोगों के पास पैसा जब लगाते हैं, स्टार्टअप जब करते हैं, तो सारे स्टार्टअप नहीं चलते। जैसे सभी हीरो पिक्चर के नहीं चलेंगे, कुछ ही हीरो हैं जो टॉप पे रहते हैं, जिनकी पिक्चरें अच्छी चलती हैं, पब्लिक है नहीं मानती सबको। ऐसे ही सबकी जो आइडियाज है वो नहीं चलते हैं, वो फेल भी होते हैं। दूसरे जिनके An electronic circuit is composed of individual electronic components such as resistors. तो जिनके पास जो, सॉरी मेरी तरफ से था ये, तो जो आपके पास नए स्टार्टअप्स हैं, अगर उनका पैसा डूब जाता है तो उनके पास कोई मदद करने वाला नहीं है। तो ऐसे में क्या, कहीं एंजल इन्वेस्टर आते हैं कि यार आप अपने घर का पैसा ज्यादा मत लगाओ, हम आपके बिजनेस में डाल देते हैं। उनके ऊपर इन्होंने एंजल टैक्स लगा दिया। वो एंजल टैक्स बहुत भारी पड़ा, उसकी वजह से लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि 30% टैक्स लग जाता है। उसका जो दर्द है वो अभी तक ये हमारे स्टार्टअप में जो इन्वेस्टर हैं ये बोल रहे हैं कि उसको हटा दो। एक सेक्शन 56(7)(b) है जिसके अंदर ये परेशानी आ रही है इनको, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट गिर गई है। पहले 35 बिलियन तक पहुंच गई थी, अभी फिर नीचे 10 बिलियन पे आ गई है। तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो स्टार्टअप कल्चर आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, और ये बहुत जरूरी है। दूसरा, इसमें इनोवेशन नहीं करते थे लोग। अब इसमें 1,00,000 करोड़ का सरकार ने फंड बनाया, बहुत बड़ा फंड है, और वो भी इंटरेस्ट फ्री, लगभग निल रेट पे बता रहे हैं कि लोन मिलेगा। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव है, 50 साल तक के लिए पैसा देना नहीं है। आप देखो ना खूबसूरती, नहीं तो आज आपने लोन लिया, कल से किस्तें शुरू हो गई। तो उन्होंने इनोवेशन के ऊपर पैसा दे दिया, जो हमारी स्टार्टअप नहीं कर पा रहे थे, जिसमें रिस्क हो रहा था। दूसरा, वो एंजल टैक्स से इन्वेस्टर भी नहीं कर रहा था। तो ऐसे में इस फंड का फायदा उन लोगों को होगा जिनके पास अच्छे आइडियाज हैं। कुछ क्राइटेरिया बनाएगी अभी सरकार। ये स्कीम का क्या होता है, जब ये रोल आउट होती है तो कुछ समय लगता है उसके डॉक्यूमेंट्स को, फाइन प्रिंट्स को आने में और स्कीम के लॉन्च होने में। लेकिन एक बेहद जरूरी काम था ये शायद, क्योंकि सरकार ऐसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, इनोवेशन करेगी तो वो दूसरे देशों से आगे निकलने में आसान होगा कहीं ना कहीं, या चाइना से या अमेरिका से, क्योंकि अब हमारी कंपटीशन तो उन्हीं से है।
इसी में एक और है, जो अगर मैं पब्लिक में कंपनी में पैसे लगाऊं तो मुझे 10% टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म, लेकिन मैंने अगर यहाँ लगा दिया प्राइवेट में, जबकि रिस्की है, तो यहाँ पे मुझे 20% टैक्स लगता है। मुश्किल से तो फायदा हो रहा है, पर उस पर टैक्स रेट ज्यादा है। तो इसको भी बराबर करने की मांग है, जो कि मुझे लगता है आने वाले बजट में होगा। तीसरी इसमें एक डिमांड थी ईसॉप पे टैक्सेशन की, वो भी शायद कहीं ना कहीं उलझी हुई है, क्योंकि लोगों को 2 बार टैक्स देना पड़ता है। जहां अब भी मैं, अगर एक बार परक्विजिट में जाता है जो फॉर्म 16 में आता है, एक बार जब मैं शेयर बेचता हूँ, ये 3 डिमांड है जो स्टार्टअप्स की टैक्स की, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जरूर देखनी पड़ेगी सरकार को, जिससे ये स्टार्टअप कल्चर और ज्यादा बूम करेगा। तो स्टार्टअप के लिए, युवाओं के लिए इस तरह की घोषणा हुई और आगे एक्सपेक्टेड भी है कि इस तरह की घोषणाएं होनी चाहिए, क्योंकि देश के इकोसिस्टम को आगे और बढ़ाने में ये सब काफी कंट्रीब्यूट कर सकती है आने वाले समय में। तो इस पर सरकार फोकस भी कर रही है, उन्होंने कहीं ना कहीं संकेत भी दिए इसके। सुधीर जी, जो 4 बड़े स्तंभ हैं जिसकी कि वित्त मंत्री ने भी बात की कि युवाओं पर उनका फोकस रहेगा, महिलाओं पर, गरीब पर और किसानों पर भी उनका फोकस रहेगा आने वाले बजट में भी, और देश के प्रोग्रेस में भी उनका कहना है कि ये जो 4 स्तंभ हैं वो आगे कंट्रीब्यूट करेंगे। तो उनके लिए क्या कुछ अनाउंसमेंट जो इस बार नहीं हुई, आने वाले समय में आपको लग रहा है कि वित्त मंत्री कर सकते हैं महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए या फिर किसान तबके के लिए? क्या कुछ अनाउंसमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या कुछ टैक्स इशू है जो आगे रिजॉल्व हो सकते हैं? तो महिलाओं के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप है, वो मुझे लगता है कि उनको जो लोन लेना है वो लिमिट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि एक बड़ा तबका जिसे हम कहें, वो दूसरे देशों की अपेक्षा हमारे देश में उतना काम में नहीं था, घर में ही रहना, या उनके पास ऐसे काम थे जो कि वो एज एन बिजनेस वुमेन कम थी। लेकिन अब उसको और ज्यादा कहीं ना कहीं बल मिला है। तो ऐसे में उनकी कोई स्किल के ऊपर जो अभी सरकार ने किया है वो देखना पड़ेगा, खास तौर पे जहां महिलाओं के लिए ही कुछ काम करना है, जैसे चाहे वो डॉक्टर्स बनना है या कुछ ऐसे जो पेशे हैं, उसमें मुझे लगता है ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। जैसे टीचिंग में है, जहां वो पसंद भी करते हैं, सालों से ट्रेडिशनल किया हुआ है, उसमें स्कोप, उसकी जॉब कैसे बढ़ाई जाए, कैसे वो स्कूल्स, ताकि वो एजुकेशन सिस्टम हमारा एक होता है ना, मुझे लगता है वहां पर अभी जितना भी किया ये कम नहीं है, लेकिन फिर भी अगला स्टेप शायद उस डायरेक्शन में होना चाहिए कि जो नई जो जनरेशन में जो महिलाएं आ रही हैं वो इस विचार से बाहर रहें कि वो महिलाएं तो वो काम नहीं करेंगी या ये वाला काम नहीं कर सकते। अभी तो हम गिने चुने लोगों को, अभी कल पैरेड थी कुछ दिन पहले 26 जनवरी की, तो उसमें पूरा नारी शक्ति पे ही था, लेकिन उसके बावजूद अभी जो नीचे लेवल पे है, कई जगह ऐसे है जहां पर एज ए सीईओ कंपनी को बनाना है या किसी और बड़ी पोजीशन पे रखना है, तो कहीं ना कहीं वो बच गया है एक माइंडसेट में हमारे समाज में। मुझे लगता है उसको दूर करने के लिए सरकार भी अपने पदों पर, जैसे आज सीतारमन जी हमारे सामने हैं, ऐसे और एग्जाम्पल्स बनाए, जैसे पार्लियामेंट में किया, क्योंकि कई बार जब ऊपर से बात चलती है तो नीचे दिमाग में भी जाती है, असर भी होता है, नहीं तो सिर्फ बातें नहीं रह जाती हैं। तो ऐसे जो हमारे एजुकेशन में और हेल्थ में है, वहां पर महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं मुझे लगता है, क्योंकि वो एक इमोशनल एंगल उनका थोड़ा ज्यादा है और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लगता है मुझे, क्योंकि मैंने अपने घर में माँ या दादी या जिनको भी देखा, मैन जो है वो थोड़ा ब्रेव ज्यादा है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद पैसे के साथ भी मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छे से निभाते हैं। चलिए, इसी नोट के साथ सुधीर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए। काफी खूबसूरती से आपने अपनी एक एक बात कही, ना कि सिर्फ इस बजट में, लेकिन हमने इस शो के जरिए ये भी सुझाव देने की कोशिश की कि आगे आने वाले समय में सरकार क्या कुछ कर सकती है, और अभी जो फाइनल बजट आएगा उसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या उम्मीदें होनी चाहिए, ये भी आज हमने इस चर्चा के जरिए समझने की कोशिश की। सुधीर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए टीना स्वदेश के साथ। नमस्कार।